आज देश के अंदर जिस तरीके के हालात नमाज जुम्मे की नमाज के बाद उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए भी एकमात्र तरीका वाद विवाद यानी कि बहस ही है। और बहस कभी भी शोर के बीच में नहीं हो सकती, शांति के साथ ही हो सकती है। टेलीविज़न पर फ़िरोज़ बख्त अहमद को आपने कई दफ़ा सुना होगा, जो शांति प्रिय तरीके से लोगों को समझाने की बात करते हैं। अभी जितना भी ये घटनाक्रम हुआ है कानपुर हिंसा के बाद, उस पर बात करने के लिए आज राजधर्मा पर फ़िरोज़ जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। पहले तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि ये सारा का सारा मसला जो है एक डिबेट से शुरू हुआ, क्या इस मसले को इतना तूल दिलवाना ज़रूरी था कि ये मसला इतना बड़ा हो जाए कि तालिबानी तरीके से नुपुर शर्मा की पुतले को बीच चौराहे पर टांग दिया जाए? देखिए, ऐसा है प्रभात जी, आपने जो शुरू में बात कही बड़ी सेंसिबल बात थी और मुझे खुशी है कि आप जैसे जो कम उम्र हिंदुस्तानी हैं वो इस बात को समझते हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि आजकल ये जो माहौल है बड़ा क्रूशियल है हिंदुस्तान के लिए और बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दो सबसे बड़ी कौमें जो हैं हिंदुस्तान में, बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, कहीं ना कहीं जो कि मतलब कायदे से तो गोश्त और नाखून की तरह हैं, कभी हमेशा जुड़े रहते हैं, जिनका जुड़ाव कभी हो नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों ने इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल के, चाहे वो टीवी बहस हो कुछ हो, कोशिश ये की है कि इनमें आपस में झगड़ा फसाद हो और हिंदुस्तान जो कि तेज़गाम रास्ते पे है, बहुत तेज़ रास्ते से चल रहा है, विश्वगुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते से ये डिथर हो जाए, उस रास्ते से ये हट जाए। खैर चलिए, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के नाम पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो चैनल है आपका राजधर्म, मुझे याद है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जनाब, और जो मैं समझता हूँ बड़े दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वज़ादार, वफ़ादार, अबावल ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, आपको कहा था कि राजधर्म का पालन करें। आपने भी ये चैनल बना के राजधर्म का पालन किया है, जैसे मोदी जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। खैर, अब आपके ये तो एक थोड़ा सा शाखसाना था, मैं जवाब देता हूँ। आजकल का माहौल बड़ा गर्म है। हम लोगों ने कोई ठेका तो नहीं ले रखा उस गर्म माहौल के ऊपर पानी डालने का, लेकिन बड़ा दिल दुखता है। हिंदुस्तान की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हमें एक दिन मिल जाना है, इस मिट्टी से हमें मोहब्बत है। जब हम ये देखते हैं कि जुमा की नमाज़ है, जुमा की नमाज़ के बाद ये सब 2 जुमा से तो हम देख रहे हैं, ठीक है, मुसलमान वैसे तो नमाज़ नहीं पढ़ता डेली, लेकिन जुमा में जाता है कि भाई वो सोचता है कि जुमा की नमाज़ तो पढ़नी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। और जिस तरीके से मसाजिद से निकल के पत्थरबाजी, चाहे कानपुर में हुई हो, चाहे अब जैसे कल पूरे हिंदुस्तान में ही तकरीबन हुई है, इससे एक बहुत जो अफसोसनाक जो बात है जो सामने आ रही है, वो ये है कि मस्जिदों का एक गलत इम्प्रेशन जा रहा है। कई डिबेट्स में मैं बैठा, मेरे कुछ साथी थे, वो कहने लगे भी मस्जिद में क्या इनको पाठ पठन दिया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? मस्जिद में कोई ऐसी बात नहीं पढ़ाई जाती। मस्जिद में यही दुआएं की जाती हैं कि हिंदुस्तान हमारी ज़मीन है, हमारा वतन है, हम सब इसमें मिलजुल के रहते हैं, हम इसकी तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान बहुत आगे जाके जो है तरक्की करें और एक दुनिया का एक सबसे विशाल देश बने। मसाजिद में यही दुआएं की जाती हैं। मसाजिद में ये कहा जाता है कि जो अल्लाह है वो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ मुसलमान का नहीं है, वो हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, जीव का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का, सभी का है। वहाँ ये बताया जाता है मस्जिद में कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिनके मामले पे अब इतनी बहुत बहस सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चल पड़ी है, आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। यानी रहमत का मतलब है यू आर अ ब्लेसिंग फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल ठीक है, तो कोई तो बात होगी उनके अंदर कि एक जो मज़हब है, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी के बाद में, वह कुछ तो ख़ास खसूसियात होंगी जो लोग उनके पीछे चल पड़े। तो मेरे कहने का मकसद ये है, आजकल जो लोग गर्माहट पैदा कर रहे हैं, इस आग में जो लोग ये घी डालने का काम कर रहे हैं,
ये ठीक नहीं है। आग के अंदर हमेशा पानी डाला जाता है या वो गैस डाली जाती है जो उसको बुझाती है। और आखिर में आपके सवाल का जवाब कह के मैं मतलब ये दूसरे सवाल पे आऊँगा आपके कि मतलब ये जो नेता जो मुस्लिम कौम को भड़काते हैं, मुसलमान अक्सर मैंने डिबेटर्स को कहते सुना है जो सेंसिबल डिबेटिंग करते हैं कि जी हम हिंदुस्तान में एज अ मैटर ऑफ चॉइस रह रहे हैं, नॉट एज अ मैटर ऑफ चांस आफ्टर 1947। जिनको जाना था वो चले गए, खुदा हाफिज़। हम यहाँ इसलिए रह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये दारुल हरब नहीं है, ना ये दारुल सलाम, ना ये दारुल इस्लाम है, ये दारुल अमन है, जैसे मौलाना आज़ाद ने कहा था। तो ये जो नेता इनको भड़काते हैं, जो आज का मुसलमान, आम मुसलमान देशभक्त है, संस्कारी है, राष्ट्रवादी है, पेट्रियाटिक है, नेशनलिस्ट है, डंके की चोट पे कहता हूँ, लेकिन उस पर ये लोग ओवैसी एंड कंपनी, तौक़ीर रज़ा साहब एंड कंपनी, मदनी साहब एंड कंपनी जब ढक्कन कस देते हैं, उसको बहला फुसला के भड़का देते हैं, तब ये बातें होती हैं। वो बच्चे जिनके हाथ में कलम, कुरान, लैपटॉप होने चाहिए, वो बच्चे हाथ में अपने पत्थर उठा लेते हैं, जैसा कि कश्मीर में भी किया गया। 500 रुपये दे के उनको पत्थर उनके हाथ में दे दिए। तो शुक्र खुदा का हम अदा करते हैं कि अंडर द गवर्नेंस ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी और अमित शाह ने मिलके वहाँ 370 लगाई ताकि सब वाक़यात ख़त्म हुए। और एक और बात कह के लंबा हो गया जवाब, बस ज़रूरी था। केरला में भी बच्चों का मिसयूज़ हो रहा है। इन बच्चों का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हमारी कौम के मुस्लिम बच्चे, जिसमें से बहुत से बच्चे हाफिज़ होते हैं, कुरान को अपने कंठस्थ करके अपने सीने में उतार लेते हैं, ये बच्चे क्या से क्या कर सकते हैं। मोदी जी के सपनों का, ख्वाब का हिंदुस्तान फ्यूचर इंडिया बना सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को जब भड़काया जाएगा, इनके आगे जहर उगला जाएगा, आग जो है वो उगली जाएगी, आग लगाई जाएगी मुल्क में, तो ये टैलेंटेड बच्चे ये मिसगाइड हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे। तो मैं अपने जो भी मेरे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, और जो भी मेरे भाई हैं, इन सब को मैं बस यही इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हमको मिल जाना है। लिहाजा हिंदुस्तान को आप उसको भारत माता कहें, अपने मादर वतन कहें, आप इसको जो है इसका मान सम्मान करें। इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी में हमें मिलना है। सर, ये चीज़ हमने कई दफ़ा देखी है। मैं 1947 से ही कोट करना शुरू करूंगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका आपने जिक्र किया, वो पार्टीशन के अगेंस्ट में थे और मोहम्मद अली जिन्ना पार्टीशन के फेवर में थे। उस वक्त हमने देखा कि देश का मुसलमान पसंद तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को करता था, लेकिन हिमायती या चन्ना चाहता था मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर। आज फिर वही चीज़ उत्पन्न हो गई है, जहां पूरा मुल्क हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी से मोहब्बत करता है, उस रास्ते पर चलना चाहता है। व्यक्ति उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है और वो बुरहान वानी को, अफजल गुरु को अपना हीरो मान लेता है। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से कौम में शांति कायम हो पाएगी, मुल्क में शांति कायम हो पाएगी? हम देख रहे हैं कि तालिबानी तरीके से नुपुर शर्मा के पुतले को कर्नाटका में लटका दिया जाता है और उसकी खिलाफत करने के लिए कोई मुस्लिम बड़ा नेता सामने नहीं आता। मिश्रा जी, निदा फाजली का एक शेर मुझे याद आ रहा है जो आपने रेफरेंस दिया है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, इंसान ना बनने की सबने कसम खाई है। हमारा हिंदुस्तान, हमारी सरकार तो हमें इंसान बनाने के रास्ते पे हमें उसने डाला हुआ है। ठीक है, ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है बाहरी ताकतों के ज़रिए भड़काए जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान चूँकि एक तेज़ रास्ते से, बहुत तेज़ी के रास्ते से एक नेशन ऑफ द वर्ल्ड बनने के रास्ते पे चल रहा है। बहुत से बाहर के मुल्कों को ये बात पसंद नहीं है। ठीक है, उसमें चाहे वो अमेरिका हो, उसमें चाहे वो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, कुछ और कंट्रीज़ हों। ठीक है, बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि एक बॉर्डर लाइन खींच दी जाए हिंदुस्तान में, हिंदुओं की, मुसलमानों की रिलीजियस लाइंस पे, जैसे कि आपने अभी सही जिक्र किया 1947 में जैसे हुआ, और हिंदुस्तान को बिखेर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ठीक है, मुझे हैरानी हुई जब
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, खैर मैं एक एज अ ह्यूमन और उनकी कुर्सी की इज़्ज़त करते हुए कहता हूँ कि बहुत कुछ मैं उनके ख़िलाफ़ कह सकता हूँ, लेकिन ये कहूँ जिस तरीके से उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो मैं उनको यही कहूँगा कि देखो, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की कोशिश ना करो। तुम्हारा ख़ुद बरसात में आटा गीला है, अपने मुल्क को देखो। एक कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी बाहर के मुल्कों में बनाई जा रही है, वो कौन से मुल्क हैं आपको पता है, तुर्की एंड कंपनी, कि जो हिंदुस्तान को और मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इससे हम सब हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को होशियार रहना होगा, क्योंकि कुछ जिना जो 1947 में पैदा हो गए थे, वो ऐसा लग रहा है कि जिना की रूह कुछ लोगों के जिस्म के अंदर घर कर गई है। ये वही लोग हैं जो हमारे नौजवानों को पढ़ाई के रास्ते से, लिखाई के रास्ते से, चैन से काम करने के रास्ते पे, अपने प्रोफेशन को फॉलो करने के बजाय उनको सड़कों पे बुलाते हैं और उनसे पत्थर फेंकवाते हैं, आग लगवाते हैं। अब ये बताइए कि कल जो 2 बच्चे रांची में ही मारे गए, वो कौन बच्चे थे? वो कोई ठेला लगाता होगा प्याज का, गरीब अपना घर चलाता होगा, कोई होटल में रोटी जो है लगाता होगा, गरीब बच्चा कोई सब्ज़ी बेचता होगा, या कहीं किसी दुकान पे छोटी मोटी जो है सैलरी लेके काम करता होगा। वो गरीब बच्चे मारे गए, उनका घर ख़त्म हो गया। ये जो लोग भड़काते हैं, पुलिस की गोली के सामने मदनी साहब आए, तौक़ीर रज़ा साहब आए, ओवैसी बिरादरान आए, और जो कोई अपने को मुसलमानों का नेता कहता है, जैसे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब हैं, वो आए, झेलें गोलियां। मैं चैलेंज करता हूं इनको, ठीक है, मेरे ख़िलाफ़ कोर्ट में चले जाएं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। आग में कभी घी नहीं डालना चाहिए, तेल नहीं डालना चाहिए, पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, उसको बुझाने की कोशिश करना चाहिए। पानी का एक डोंगा भी डालना चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर आपको पॉलिसी से मतलब एग्रीमेंट नहीं है हिंदुस्तान की, तो आप एक कहने का तरीका होता है, एक सलीका होता है। आग नहीं लगानी चाहिए, जहर नहीं घोलना चाहिए जैसे लोग जहर घोल रहे हैं, ठीक है। हामिद अंसारी साहब बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वो ये भी सोच रहे थे शायद तीसरी बार मुझे प्रेसिडेंट बना देंगे, नहीं बनाया। तो जब तक सरकारी ओहदे पे थे, चाहे वो वाइस चांसलर थे AMU के, तब तो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे थे। सरकार ने जब कुर्सी घसीट ली कूलों के नीचे से, तो मुस्लिम नेता बन गए। ऐसा अक्सर देखने में आया। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। ये बड़े लोग हैं, इनकी बात है। और मैं जो हमारे आइमा हजरात हैं, मैं भी देखिए एक आलिम के ख़ानदान से हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत रत्न थे। वो मेरे ग्रैंडफादर कह लीजिए, मेरे ग्रैंड अंकल थे। मेरे दादा मौलाना अबुल नसरा ग़ुलाम यासीन मौलाना आज़ाद के बड़े भाई थे। मैं उनका बेटा हूँ। मैं भारत रत्न मौलाना आज़ाद के रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। जो भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, मैं कोई अपने बड़ा ही नहीं कर रहा, सारे हिंदुस्तान के 20-25 करोड़ मुसलमान, कोई 30 करोड़ कहता है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। लेकिन जब तक इनको भड़काया जाएगा, ये अपने रास्ते से हटके पत्थर लेके चलते रहेंगे और गरीब बच्चे बेचारे गोलियां खाते रहेंगे, और ये नेता अपने घरों में बैठ के मक्खन मलाई, हलवे मांडे, ये सब ये जो है ये अपने डकारते रहेंगे। इससे बचना होगा कौम को। सर, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद ये दूसरे जुमे पे बवाल हुआ, इससे पहले की बात अगर करें तो 5 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पे योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया। एक अलायंस फॉर्म हुआ, लगा कि योगी गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन नहीं गई। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जितने भी ये प्रायोजित दंगे हो रहे हैं, या इसको हिंसा कहें, सिंपल सी बात, तो उसके अंदर किसी न किसी बड़े नेता का नाम आ रहा है। चाहे वो जफ़र हयात हाशमी हो, चाहे वो कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हो। फिर सहारनपुर में भी यही चीज़ देखने को मिली है कि बाहर से लोग आए थे, सेम प्रयागराज में भी। और फिर जब क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के लिए करती है, तो ओवैसी साहब और कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं कि वो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। क्या जो मंसूबे थे उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो पूरे नहीं हो पाए, इस चीज़ का गुस्सा निकल रहा है? नहीं, ये भी हो सकता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि जो ईमानदार आदमी होगा, जो कायदे से अपने जितनी भी सैलरी है उसकी वो कमाएगा, उसको जो है योगी सरकार क्यों बुलडोजर चलाएगी? योगी जी खुद एक ईमानदार आदमी है, ठीक है।
और उनका दोबारा आना ये बात साबित कर देता है कि 10 से 15% मुसलमानों ने उनको वोट दिए, मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी उनको वोट दिए, ठीक है। और वो मतलब योगी जैसा जो राजनेता है वो वोट बैंक की सियासत नहीं करता, वो ईमानदारी की सियासत करता है। वो हिंदुस्तान को, अपने स्टेट को विश्व गुरु बनाने की सियासत करता है। और उस रास्ते में अगर कोई कानून को तोड़ता है, अगर कोई आगजनी करता है, अगर कोई जहर घोलता है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी वगैरह बनाता है, तो जाहिर सी बात है वो एक्शन लेंगे। अब ये जो बुलडोज़र का कज़िया चल रहा है, आप कोई गलत काम ना कीजिए, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। आप जहाँ भी रहते हो मुझे पता नहीं, मेरे बहुत से दोस्त, मेरे फैमिली के बहुत से लोग यूपी में रहते हैं, मुसलमान हैं, मेरे दोस्त गैर मुस्लिम भी हैं, योगी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं जी ये कानून की लाइन में चल रहे हैं। ईमानदार आदमी को कहीं परेशानी नहीं होगी, सिवाय इसके कि वो मतलब हैंड टू माउथ रहता है, मेरी तरह हैंड टू माउथ रहता है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जो बेईमान लोग हैं जिन्होंने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना रखी है, उसके कोई कुछ नहीं पता है। और जो मतलब ये है कि सरकार का, मोदी सरकार का, योगी सरकार का, जहाँ भी सरकार है, जो भी उनके चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उसका हाथ मजबूत नहीं करना चाहते, तो वहीं पे प्रॉब्लम आती है। सर एक और बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हम सबको बात करने की ज़रूरत है। 57 मुस्लिम देश हैं इस दुनिया के अंदर और ये भारत का आंतरिक मसला था। पहले तो इसकी वीडियो को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके दुनिया के सामने भारत के ही एक व्यक्ति ने भेजा। कल मैं जामा मस्जिद में था, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए। मैंने पूछा कि क्या मुसलमान सामने क्यों नहीं आए, कि ये हमारे अपने देश का मैटर है, हम संभाल लेंगे, देश बड़ा या इस्लाम। देखिए ऐसा है, मैं हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम की निगाह से नहीं देखता, इंसान की और हिंदुस्तानी की निगाह से देखता हूँ। जैसे कि बहुत बड़े शायर थे कबीर, कबीर ने भी कहा था, मैं सामने वाले की आंखों में हिंदू या मुसलमान नहीं देखता, मैं इंसान देखता हूँ, ठीक है। तो हमें अब ये देखना छोड़ना होगा कि सामने वाला हिंदू है मुसलमान है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो एक इंसान है, ठीक है। अगर वो हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी है, सऊदी अरब का है तो अरबिक है, इटली का है तो इटालियन है, लाइक दिस। अब ये जो अरब देशों ने, मैं थोड़ा सा अरब देशों की बात करूंगा, अरब देशों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के। कई लोग जो हिंदुस्तान के मुखालिफिन हैं, जो एक पैरेलल गवर्नेंस चला रहे हैं, एंटी मोदी गवर्नेंस चला रहे हैं, उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा अब तो मजे आ गए, अब तो जो अरब ममालिक हैं 15-16, उन्होंने राजनयिकों को बुला लिया, एम्बेसडर्स को बुला लिया हिंदुस्तान के, और उनसे पूछा है कि भाई तुम्हारे यहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, तुम्हारे यहाँ मुसलमान मुस्लिम क्यों हो रहा है। हालांकि 2 मुल्कों ने हिंदुस्तान की तारीफ की है। सऊदी अरब ने, जो सबसे बड़ा मतलब मुसलमानों का एक ठिकाना समझा जाता है, उसके किंग ने हिंदुस्तान के एक्शन की तारीफ की कि तुमने उन 2 प्रवक्ताओं को निकाला है उस पार्टी से। और ईरान ने भी तारीफ करी, वो समझते हैं। और जो दूसरे देश हैं, हो सकता है वहाँ भी ये मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर मेरे आदाद व शुमार सही हैं, फिगर्स सही हैं, तो $60 बिलियन प्लस की हिंदुस्तान वहाँ हिंदुस्तान की तिजारत है इन अरब कंट्रीज़ में। जितने भी 56 अरब कंट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान का जो खरा माल वहाँ भेजा जाता है, A1 माल वहाँ भेजा जाता है, टैक्स फ्री ये ट्रेड है। तो अगर वो हिंदुस्तान का माल हटाएंगे वहाँ से, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को लेके, नुकसान उनका होगा। और हिंदुस्तान को तेल चाहिए या फिर गैस चाहिए, हिंदुस्तान के पास बहुत ज़रा है, तो हिंदुस्तान को डिस्कार्ड करके उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान ने हमेशा अमन की नीति अपनाई है, प्यार मोहब्बत की नीति अपनाई है, किसी पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन अटैक करेगा तो उसको वो जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर पे। जैसे गलवान में चीनियों के बराबर के नंबर के सिपाही मारे गए थे, उन्होंने गलत काम किया था, हमारे सिपाहियों पे जो हमारे ब्रेव हार्ट से उनको मारा था। तो आज हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, आज का हिंदुस्तान विश्व गुरु है। आज बाइडेन जैसा लीडर मोदी की तरफ देखता है, आज ज़ेलेंस्की जैसा लीडर मोदी की तरफ देखता है, और आज पुतिन जैसा लीडर मोदी की तरफ देखता है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने कहा था, मेरा एक तुर्किया दोस्त था, उसने कहा जब मोदी जी नए नए आए
कहने लगा यार ऐसा लग रहा है कि अब वजीर आजम वाकई अब आया है, पिछले 10 साल तो ऐसा नहीं लग रहा था। 2014 में आए थे मोदी जी, ऐसा लग रहा था वजीर आजम ही नहीं हिंदुस्तान में। तो उसकी बात मेरी समझ में आ गई, आप भी समझ जाएंगे अगर उसने ये कहा कि आपका एक दमदार दिलदार जानदार वजीर आजम हमें दिखाई दे रहा है, तो ये बात तो सही है। मोदी जी ने तो अपनी जगह बनाई है, ठीक है ना। तो मैं अरब देशों के जो मेरे दोस्त हैं, बहुत से एम्बेसडर्स मेरे दोस्त हैं, बहुत से वहाँ बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, उनको यही राय दूंगा कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से गलत परसेप्शन अरब कंट्रीज़ में ना फैलाएं। हिंदुस्तान में मुसलमान ना डरा हुआ है ना दबा हुआ है, अल्लाह का बड़ा कर्म है। हिंदुस्तान दबा के यहाँ पे अपनी 5 वक्ता नमाज़ पढ़ता है, ईद बकरा ईद की नमाज़ पढ़ता है, कुर्बानी देता है, ईद पे सब कुछ होता है। और जो ये कभी अजान को लेके मिसकंसीव करते हैं, यहाँ पे कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है, जाके बुराई करते हैं, पैसा लाते हैं वहाँ से, और कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कभी हिजाब के ऊपर, कभी अजान के ऊपर, कभी ट्रिपल तलाक के ऊपर, कभी 370 के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वेल मीनिंग सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जो ये नहीं कहती हाँ हम देख रहे हैं, हाँ हम समझ रहे हैं, हाँ हम करेंगे। ये सरकार समझती है चीज़ों को, एक्शन लेना जानती है, जैसे योगी जी कर रहे हैं यूपी में और मोदी जी सेंटर में कर रहे हैं। ये बात एक सेकंड अरब देशों को समझ लेनी चाहिए, और ये भी बात समझ लेनी चाहिए पूरी दुनिया को कि मोदी के अलावा कोई ऐसा हिंदुस्तानी लीडर, कोई हिंदुस्तानी का पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसको 6 सबसे बढ़िया अवार्ड, फर्स्ट जो उनके अवार्ड्स होते हैं उन ममालिक के, चाहे वो बहरीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अफगानिस्तान हो, 7 ममालिक ने वो ना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिए गए, ना बेनज़ीर भुट्टो को दिए गए, ना राजीव गांधी को दिए गए, ना वाजपेयी जी को दिए गए। किसको दिए गए? सिर्फ मोदी साहब को दिए गए। कोई तो बात है। और एक बात कह के बात को मुझे याद आ रही है, अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल बनने वाला है। किसी ने कहा अरे तो क्या बात है? मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने, एक जिसको हिंदुत्व कहते हैं, जिसके अगेंस्ट बड़ा बहुत कुछ कहा जाता है, विच इज़ अ वे ऑफ लाइफ लाइक इस्लाम, कितनी बड़ी ज़मीन बनाई है अबू धाबी में। और ये बताऊं, किंग सलमान ने जब मोदी जी वहाँ गए थे, उन्होंने क्या कर रखा था, पहले से रामायण का तर्जुमा करा के अरबिक में उन्होंने मोदी जी को पेश किया, और उनके जो खादिम है सर पे रख के उस तर्जुमे को रामायण के उन्होंने मोदी जी को पेश किया। तो ये बात है मोदी जी की। अरब कंट्रीज़ में आज है थोड़ा सा मामला डामाडोल हुआ है, लेकिन दिस विल डाई डाउन। हिंदुस्तान के ताल्लुकात, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो 56 अरब देश हों, सबसे अच्छे रहे हैं। तारीख़ इसकी गवाही देती है, आगे भी रहेंगे। चलती है दुनिया है, इसमें ऊंच नीच होती है।